आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम टीटी सेलिंग रेट, टीटी बाइंग रेट, बिल बाइंग रेट और बिल सेलिंग रेट के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखते हैं कि टीटी सेलिंग रेट क्या होती है, बिल सेलिंग रेट क्या होती है और टीटी बाइंग रेट क्या होती है और बिल बाइंग रेट क्या होती है। तो आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। टीटी सेलिंग रेट। तो टीटी सेलिंग रेट में आउटवर्ड रेमिटेंस इन फॉरेन करेंसी, यदि फॉरेन करेंसी में कोई भी आउटवर्ड रेमिटेंस है, चाहे वो टीटी हो, चाहे वो एमटी हो, चाहे वो पीओ हो, चाहे वो डीडी हो, आपका टीटी सेलिंग रेट के अंतर्गत आएगा। कैंसिलेशन ऑफ परचेज डिमांड ड्राफ्ट, अगर कोई ऐसा डिमांड ड्राफ्ट कोई डीडी आया था जो हमने परचेज किया था, उसको कैंसिल किया है, तो वो इसमें आ जाएगा। बिल परचेज रिटर्न अनपेड, अगर कोई ऐसा बिल हमने जो परचेज किया था, हमने का मतलब बैंक ने जो परचेज किया था अब अनपेड ही वो रिटर्न कर दे रहा है, तो टीटी सेलिंग रेट लगेगा। अर्लियर अगर कोई रिमिटेंस है, इनवर्ड रिमिटेंस है जो कन्वर्टेड इनटू रुपीस कर दिया गया था, मतलब कोई ऐसा इनवर्ड रिमिटेंस था जो रुपीस में कन्वर्ट कर दिया गया था। अब जिस बैंक ने भेजा था उसको हम वापस कर रहे हैं, तो वो आप उस केस में भी आपको टीटी सेलिंग रेट लगेगी। और बिल सेलिंग रेट क्या होती है, जहाँ पर बिल को यूटिलाइज किया जाए, यानी बिल यूज हो। तो टीटी में तो क्या होता है, तुरंत हो, यानी टीटी में कोई बिल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और जो बिल सेलिंग रेट होती है इसमें बिल रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। और टीटी में एक चीज़ और भी होती है, वो हम आगे इसी डिटेल में भी जानेंगे, अभी तो केवल हम एग्जाम्पल के तौर पर इसको देख रहे हैं। टीटी बाइंग रेट, टीटी देखो बिल सेलिंग रेट क्या होता है, ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व पेमेंट ऑफ इम्पोर्ट बिल। अगर इम्पोर्ट बिल से संबंधित अगर कोई पेमेंट आप कर रहे हैं तो वो आपका बिल सेलिंग रेट लगेगा, क्योंकि वहाँ पर इम्पोर्ट बिल यूज हो रहे हैं। टीटी बाइंग रेट, क्लीन इनवर्ड रिमिटेंस, अगर कोई रिमिटेंस है, कोई इनवर्ड रिमिटेंस है, चाहे वो पीओ हो, चाहे वो मनी ट्रांसफ़र हो, चाहे वो टीटी हो, चाहे वो टीडी हो, तो इस सब टीटी बाइंग रेट के अंतर्गत आएंगे। कन्वर्जन ऑफ प्रोसीड ऑफ इंस्ट्रूमेंट सेंट फॉर कलेक्शन, अगर कुछ कलेक्शन के लिए भेजा गया है। कैंसिलेशन ऑफ आउटवर्ड एम्प्टी पीओ, कैंसिलेशन ऑफ फॉरवर्ड सेल। अब कैंसिलेशन ऑफ फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट, जब कोई चीज़ कैंसिलेशन में होती है और खासकर फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन होता है, तो फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन में अपोजिट टीटी लगती है। जैसे यहाँ पर सेल है तो आपका बाइंग लगेगा, अगर यहाँ पर आपका बाइंग होगा तो सेलिंग लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट है बिल बाइंग रेट। बिल बाइंग रेट में आपका आ जाएगा परचेज डिस्काउंटिंग बिल, परचेज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट, तो वो आपके आ जाएंगे बिल बाइंग रेट। परचेज का मतलब है वो बाई करना। अब हम आगे देखेंगे डिटेल में, थोड़ा हम जानेंगे इसमें हम कि जो हमारा टीटी बाइंग रेट होता है ये नोस्ट्रो अकाउंट की वजह से होता है। टीटी बाइंग रेट का मतलब ये हुआ कि जब नोस्ट्रो अकाउंट पहले क्रेडिट हो जाए पेमेंट होने से पहले, तो वो आपका हो जाएगा टीटी बाइंग रेट। और बिल बाइंग रेट जब नोस्ट्रो अकाउंट बाद में क्रेडिट हो। कहने का मतलब है टीटी बाइंग रेट और बिल बाइंग रेट में जो मेजर अंतर होता है, डिफरेंस होता है, वो नोस्ट्रो अकाउंट में क्रेडिट की वजह से होता है। अगर नोस्ट्रो अकाउंट जो है, नोस्ट्रो अकाउंट में अगर क्रेडिट पहले हो जाता है तो वो आपका हो जाएगा टीटी बाइंग रेट। अगर नोस्ट्रो अकाउंट बाद में क्रेडिट हो रहा है और पेमेंट आप पहले कर दे रहे हैं तो वो आपका होगा बिल बाइंग रेट। इसी तरह से
टीटी सेलिंग रेट की बात करें, हम टीटी सेलिंग रेट की बात करें और बिल सेलिंग रेट की बात करें, तो इसमें डॉक्यूमेंट के आधार पर इसमें डिफरेंस होता है। टीटी सेलिंग रेट में डॉक्यूमेंट डील होता है और बिल सेलिंग रेट में डॉक्यूमेंट डील होता है। ठीक है, आइए सबसे पहले हम इसको टीटी सेलिंग रेट, टीटी बाइंग रेट, बिल बाइंग रेट, बिल सेलिंग रेट, इन चीज़ों को जानने से पहले हमें ये पता होना अनिवार्य है, हमें ये पता होना जरूरी है कि हम बीइंग अ बैंकर काम कर रहे हैं। बीइंग अ बैंकर, ना कि कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा, हम बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो हमेशा याद रखें फॉरेन एक्सचेंज के कोई भी सवाल करते समय कि आप या तो बैंकर हैं या फिर आप बैंक हैं। ठीक है, अब एक होता है आपका नोस्ट्रो अकाउंट। जैसा कि हमने अभी आप लोगों को बताया कि जो आपका टीटी बाइंग रेट होता है और सेलिंग बाइंग रेट होता है वो नोस्ट्रो अकाउंट की वजह से होता है। तो जो नोस्ट्रो अकाउंट होता है, नोस्ट्रो अकाउंट का मतलब हुआ अवर अकाउंट विद यू। अवर अकाउंट विद यू का मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब अवर यानी इंडिया की बैंक का अकाउंट किसी अन्य देश की बैंक में, यानी मान लीजिए बैंक ऑफ अमेरिका के साथ अगर कोई अकाउंट खुला हुआ है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी इंडिया की किसी भी बैंक का कोई भी अकाउंट अगर फॉरेन की किसी बैंक में खुला हुआ है तो वो नोस्ट्रो अकाउंट कहलाएगा। ठीक है, अब जैसे टीटी बाइंग रेट का मतलब क्या है कि नोस्ट्रो अकाउंट में पैसा पहले क्रेडिट हो गया, नोस्ट्रो अकाउंट में पैसा पहले क्रेडिट हो गया, उसके बाद में हम उसे पेमेंट कर रहे हैं, तो आपका हो जाएगा टीटी बाइंग रेट। अगर ए नोस्ट्रो अकाउंट बाद में क्रेडिट हो रहा है और हम पेमेंट पहले ही कर दे रहे हैं तो वो आपका हो जाएगा बिल बाइंग रेट, जैसे कि एक्सपोर्ट बिल का क्रिस्टलाइजेशन, यानी एक्सपोर्ट बिल का अगर हम पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आप लोग समझ गए हों कि नोस्ट्रो अकाउंट का मतलब हुआ अवर अकाउंट विद यू, यानी इंडिया की किसी बैंक का अकाउंट जब किसी अन्य देश में किसी अन्य देश की बैंक के साथ में अगर अकाउंट ओपन होता है तो नोस्ट्रो अकाउंट कहलाता है। इसमें कुछ चीज़ें आप लोग देखेंगे कि जैसे है कि आपका क्रिस्टलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट बिल। तो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट बिल का मतलब क्या हुआ, मीनिंग क्या हुआ, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट बिल रेफर टू, इस तरह से पूछा जाता है। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट बिल रेफर टू, आगे एग्जाम्पल दिया रहेगा। तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि फॉरेन करेंसी में जो लायबिलिटी है उसको इंडियन करेंसी में लायबिलिटी को चेंज करना ही क्रिस्टलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट बिल कहलाता है। ठीक है, आई थिंक आप लोग क्रिस्टलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट बिल का मीनिंग समझ गए होंगे। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ बिल का मीनिंग सिंपल सा है, जब फॉरेन करेंसी में जो लायबिलिटी है उस फॉरेन करेंसी की लायबिलिटी को इंडियन करेंसी INR में चेंज कर देना, बदल देना, परिवर्तित कर देना ही आपका क्रिस्टलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट बिल कहलाता है। आगे आइए, आगे हम देखेंगे कि बाइंग और सेलिंग के कॉन्सेप्ट को जानेंगे, तभी हम जान पाएंगे कि ये बिल बाइंग है या टीटी बाइंग है या बिल सेलिंग है या टीटी सेलिंग है। तो सबसे पहले बाइंग और सेलिंग की कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। बाइंग का मतलब सिंपल सा ये हुआ, इसके लिए हमने लिया कि अगर कोई भी फॉरेन करेंसी हमारे पास आ रही है, हमारी पॉकेट में आ रही है, हमारी पॉकेट का मतलब यहाँ पर ये है कि हमारी बैंक में आ रही है। हमने आपसे पहले ही बोल चुके हैं कि आपको या तो मानना है कि यू आर अ बैंक आर अ बैंकर, आप या तो बैंक हैं या फिर बैंकर हैं। तो बीइंग अ बैंकर, अगर आपके पास में
करेंसी फॉरेन करेंसी आ रही है तो दैट मीन्स ये बाइंग का केस बनेगा। यानी फॉरेन करेंसी के इस तरह के जो क्वेश्चन हल करने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना अनिवार्य होगा कि हम बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं। तो बाय को हम कैसे पहचानेंगे कि हम बाय कर रहे हैं? तो उसका सिंपल सा है कि जब कोई भी फॉरेन करेंसी हमारे पास आती है यानी हमारी बैंक में आती है तो वो बाय का केस बनेगा। यानी मनी इज कमिंग इंडिया, अगर पैसा देश में आता है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम यहाँ पर ले लेते हैं, एक कस्टमर केम विद द डॉलर एंड आस्क यू टू गिव रूपी, नाउ डॉलर इज कमिंग इन योर पॉकेट, सो बाइंग केस। दैट मीन्स क्या हुआ कि कोई एक कस्टमर था, वो आपकी SBI ब्रांच में आया, कह रहा है कि ये हमसे आप डॉलर ले लो और डॉलर के बदले में हमको इंडियन INR दे दो। तो इंडियन INR दे दो, इसका मतलब आपके पास क्या आ रहा है? डॉलर आ रहा है। आपका मतलब बैंक, सिंपल सा। एक व्यक्ति था, उसके पास डॉलर था, आपके पास आया, आपका मतलब SBI यानी बैंक के पास आया। बैंक ने क्या कि डॉलर को ले लिया और डॉलर के एवज में उसको INR दे दिया। यानी बैंक के पास में क्या आया? डॉलर आया। दैट मीन्स ये बाइंग का केस बनेगा। इसी तरह से हम बात कर लेते हैं सेलिंग का। तो सेलिंग का मतलब सिंपल सा हुआ कि जब मनी आउटसाइड ऑफ इंडिया, जब मनी गो आउट ऑफ इंडिया, भारत से बाहर जाती है, या दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं फॉरेन करेंसी बाहर जाती है। उदाहरण के तौर पे आप एक बैंक हैं, मान लीजिए आप SBI बैंक हैं, और ये बंदा आपके पास आता है क्या लेकर के? मतलब कोई इंडियन करेंसी लेकर के आता है और कहता है कि हमको फॉरेन करेंसी दे दो। जब SBI उसको फॉरेन करेंसी दे देती है तो वो कहलाता है सेलिंग का केस। यानी फॉरेन करेंसी दे रहा है, दैट मीन्स सेल कर रहा है। कहने का मतलब सिंपल यहाँ पर अब ये हुआ, हमने इन दो कॉन्सेप्टों से सीखा कि बाइंग का केस तब बनेगा जब फॉरेन करेंसी हमारी पॉकेट में आएगी, हमारे पास आएगी। हमारे का मतलब है बैंक के पास में आएगी, और अगर फॉरेन करेंसी बैंक के पास से जाती है तो इसका मतलब है ये सेल का केस। ठीक है, आगे आइए। अगर ये हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट के केस में समझ लें तो एक्सपोर्ट गुड आउट्स एंड फॉरेन करेंसी कमिंग। जब हमने गुड्स को एक्सपोर्ट किया, गुड्स इंडिया से बाहर गया, उसकी एवज में क्या आया? फॉरेन करेंसी आया। जब फॉरेन करेंसी आया दैट मीन्स ये बाइंग का केस हो गया। इसी तरह से इंपोर्ट की बात कर लेते हैं। हमने किसी चीज़ को इंपोर्ट किया, दैट मीन्स फॉरेन करेंसी हमको पे करनी पड़ेगी। गुड्स तो आएगा, फॉरेन करेंसी जाएगी, दैट मीन्स से सेलिंग का केस हो गया। आई थिंक आप लोग सेलिंग और बाइंग को अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे, समझ गए होंगे। फिर आपको समराइज कर दें कि बाइंग का केस उस कंडीशन में बनेगा जब फॉरेन करेंसी आपके पास आएगा। फॉरेन करेंसी आपके पास आएगा, आपका मतलब बैंक के पास में आएगी तो वो आपका बाइंग का केस बनेगा। जब फॉरेन करेंसी आपके पास यानी कि बैंक के पास से जाएगी तो वो बनेगा आपका सेलिंग का केस। जैसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं कि ए पर्सन है, वो SBI बैंक के पास जाता है जो कि इंडिया की बैंक है। ये डॉलर लेकर के जाता है, कहता है कि हमको INR दे दो। तो SBI क्या करती है? इसको INR दे देती है, लेकिन SBI के पास आ क्या रहा है? डॉलर आ रहा है। दैट मीन्स ये बाइंग का केस हो गया। इसी तरह से ए बंदा है, बी बंदा है, वो SBI बैंक के पास जाता है और क्या करता है? INR लेके जाता है और कहता है कि हमको डॉलर दे दो, यानी हमको फॉरेन करेंसी दे दो। तो जो इंडिया की बैंक SBI है
वो क्या करती है कि उसको डॉलर दे देती है और INR ले लेती है। तो ये आपका क्या बनेगा, सेलिंग का केस बनेगा। ओके, नाउ यू आर क्लियर। आगे चलते हैं। इसमें एक वर्ड आता है मार्जिन का। तो मार्जिन का मतलब ये हुआ कि जब कोई फॉरेन करेंसी, जैसे मान लीजिए ये बंदा है, अब हम एक उदाहरण के तौर पे समझें कि हमारे पास एक लैपटॉप था। हमारा एक फ्रेंड ए जो है, ए नाम का फ्रेंड हमारे पास आया और हमने उससे कहा कि भाई हमको अपना लैपटॉप बेचना है। तो उसने कहा कि ठीक है आप लैपटॉप बेच लो। हमने कहा यार हम 10,000 रुपये में लैपटॉप को बेच देंगे। लेकिन जो हमारा ये फ्रेंड था वो थोड़ा शातिर था। उसने कहा कि ठीक है। इसने क्या किया, इस लैपटॉप को 12,000 रुपये में बेच दिया। 12,000 रुपये में इस लैपटॉप को बेच दिया। 2,000 रुपये उसने अपनी पॉकेट में रख के 10,000 रुपये हमको दे दिए। तो ये क्या हुआ, उसने 10,000 रुपये की लैपटॉप को कितने में बेच दिया, 12,000 में बेच दिया। यानी कि 2,000 रुपये उसने कमा लिया। तो जो 2,000 रुपये जो एक्स्ट्रा उसने ले लिए या कमा लिए, तो वही आपका क्या कहलाएगा, मार्जिन कहलाएगा। अब यहाँ पर आगे हम देखेंगे इसके बारे में। बैंक विल अर्न प्रॉफिट, जब बैंक प्रॉफिट अर्न करती है, व्हेन इट इज द चार्ज ऑन यू फॉर बाइंग और सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसी। तो बैंक क्या करती है, बैंक का उद्देश्य होता है प्रॉफिट कमाना। ठीक है, ये एग्जाम्पल हम आप लोगों को दे रहे हैं। ठीक है, बहुत सी ऐसी भी सुविधाएं बैंक में होती हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं और एक मानवता के आधार पर होती हैं। ठीक है, यहाँ पर केवल हम एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। तो बैंक प्रॉफिट लेना चाहती है। जब वो करेंसी को बेचती है या खरीदती है तो उस पर एक नॉमिनल चार्ज लगाती है, जिसको हम कमीशन कह सकते हैं। जैसे आप DD बनवाने बैंक में जाते हो, जैसे मान लीजिए आपने 1,000 का DD बनाया, तो बैंक क्या करती है, कुछ पैसे 5%, 1%, आधा परसेंट, यानी जैसे 1,000 का DD बनाया, उसने कहा कि आप हमको 1,025 रुपये दो, 25 रुपये हमारी कमीशन हो गई। ठीक है, तो दैट मीन्स वही मार्जिन कहलाता है। जैसे इफ योर फ्रेंड सेल अ वॉच 500 रुपीज़ फाइल परचेज फ्रॉम यू 400, आपके फ्रेंड ने 400 रुपये की वॉच आपसे खरीद ली और उसको 500 रुपये में बेच दिया, यानी 100 रुपीज़ का इसने प्रॉफिट कमाया। तो ये 100 रुपये जो है वो उसका मार्जिन होगा। तो अगर हम सेलिंग के केस में बात करें तो यहाँ पर क्या हुआ, उसने हमसे ख़रीदा था 400 रुपये में और 500 रुपये में उसको बेच दिया था। तो सेलिंग का है, तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम फॉरवर्ड सेलिंग रेट निकालेंगे तो फॉरवर्ड सेलिंग रेट में क्या हो जाएगा, स्पॉट रेट प्लस मार्जिन ऐड हो जाएगा। सेलिंग के केस में क्या होगा, मार्जिन को ऐड कर देंगे। अगर ये बाइंग का केस है तो बाइंग का मतलब ये है कि जैसे ये बंदा था, वो मार्केट में जाता है और एक वॉच खरीदता है, वो 500 रुपये की वॉच खरीदता है। अब वो कहता है कि नहीं इसमें कुछ कम कर लो, तो दुकानदार कहता है कि नहीं आप 450 रुपये दे दो। तो जो 500 रुपये का इसका हुआ वो कम हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने 500 रुपये इसमें कमा लिए। 500 रुपये का 50 रुपये का उसको प्रॉफिट हो गया। तो जो 50 रुपये का जो प्रॉफिट हुआ वही मार्जिन हुआ। तो बाइंग के केस में क्या हुआ, मार्जिन माइनस होगा, बाइंग के केस में क्या होगा, मार्जिन माइनस होगा, और सेलिंग के केस में क्या होगा, मार्जिन प्लस होगा। TT बाइंग रेट, तो हम सबसे पहले देखते हैं TT बाइंग रेट क्या होता है। TT बाइंग रेट का मतलब हुआ नोस्ट्रो अकाउंट पहले क्रेडिट हो जाता है और पेमेंट हम बाद में करते हैं। नोस्ट्रो अकाउंट तो पहले क्रेडिट हो गया लेकिन पेमेंट हम बाद में करते हैं, तो वो होता है आपका TT बाइंग रेट। TT बाइंग रेट का मतलब क्या हुआ, TT बाइंग रेट का मतलब ये हुआ कि जब पेमेंट पहले ही नोस्ट्रो अकाउंट में आ जाता है, उसके बाद में हम कस्टमर को पेमेंट करते हैं, तो वो आपका हुआ
टीटी बाइंग रेट। कहने का मतलब अब नोस्ट्रो अकाउंट क्या होता है? नोस्ट्रो अकाउंट का मतलब होता है अवर अकाउंट विद यू। दैट मीन्स हमारी एसबीआई ब्रांच का अकाउंट अगर बैंक ऑफ अमेरिका के साथ में है तो वो आपका नोस्ट्रो अकाउंट कहलाएगा। ओके, अगर हम उदाहरण के तौर पे समझें तो इसमें देखिए क्या होता है, पेमेंट ऑफ फॉरेन डिमांड ड्राफ्ट। पेमेंट ऑफ फॉरेन डिमांड ड्राफ्ट, जब कोई एक फॉरेन डिमांड ड्राफ्ट बैंक के पास में आया तो इसका मतलब क्या हुआ, वो फॉरेन बैंक ड्राफ्ट जो है, फॉरेन बैंक ड्राफ्ट वो डॉलर में है तो वो बैंक के पास आया, यानी उसको क्या कर रही है, परचेज कर रही है। परचेज का मतलब बाइंग का केस लगेगा। अब चूंकि फॉरेन करेंसी आ रही है तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, टीटी बाइंग रेट हो जाएगा। टीटी बाइंग रेट क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब उसने डीडी बनवाया होगा जहाँ से भी तो उसमें पहले ही पेमेंट कर दिया होगा, यानी कि आपका जो नोस्ट्रो अकाउंट है बैंक ऑफ अमेरिका के साथ में वो पहले ही क्रेडिट हो चुका होगा। इनवर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स रेमिटेंस, कोई इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंस अगर बाहर से किसी ने कोई पैसा भिजवाया तो नोस्ट्रो अकाउंट पहले ही क्रेडिट हुआ होगा, तभी पैसा इनवर्ड रेमिटेंस आया। ठीक है, कलेक्शन ऑफ एक्सपोर्ट बिल, हमने एक्सपोर्ट बिल का कलेक्शन किया, या कैंसिलेशन ऑफ डीडी, या कोई ऐसा डीडी था जो हमारे पास में आया और हमने उसको कैंसिल कर दिया। हमारे पास से डीडी बनाया, हमें भी कैंसिल कराना है, तो ये जो आपके होंगे वो टीटी बाइंग रेट में आएंगे। किस में आएंगे, टीटी बाइंग रेट। टीटी बाइंग रेट का एक और यूनिवर्सल ट्रूथ ये होता है, बाई लो सेल हाई। ये डायरेक्ट कोटेशन का होता है। दो प्रकार के कोटेशन होते हैं, डायरेक्ट कोटेशन और इनडायरेक्ट कोटेशन। तो जो डायरेक्ट कोटेशन होता है तो इस डायरेक्ट कोटेशन का क्या होता है, बाई लो सेल हाई, बाई लो। तो ये हो गया। अब आगे है आपका बिल बाइंग रेट। आगे हम पढ़ेंगे बिल बाइंग रेट के बारे में। ठीक है, तो बिल बाइंग रेट में क्या हुआ, इसमें नोस्ट्रो अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन होता है उस पर डिपेंड करता है, उसके आधार पर मतलब निश्चित किया जाता है कि यहाँ पर टीटी बाइंग रेट लगेगा या फिर बिल बाइंग रेट लगेगा। अब बिल बाइंग रेट में क्या होता है कि व्हेन पेमेंट टू द कस्टमर इज मेड बिफोर क्रेडिट द नोस्ट्रो अकाउंट ऑफ बैंक बिल्स पेइंग रेट आर अप्लाइड। कहने का मतलब है कि जब नोस्ट्रो अकाउंट बाद में क्रेडिट होता है और पेमेंट हमें पहले ही करना पड़ जाता है, जैसे परचेज और डिस्काउंट ऑफ एक्सपोर्ट बिल, परचेज और डिस्काउंट ऑफ एक्सपोर्ट बिल, रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट बिल, चेक और डीडी परचेज्ड बाय द बैंक। तो इन केस में क्या होगा कि हम पेमेंट उसको पहले कर देते हैं, जैसे हमने चेक परचेज कर लिया या एक्सपोर्ट बिल परचेज कर लिया, तो बिल हमने परचेज कर लिया, लेकिन हम जहाँ पैसे तो हमें बाद में मिलेंगे। जैसे हमने मान लीजिए हमारे पास चेक आया, हमारे पास का मतलब बैंक, अगर बैंक के पास मान लीजिए चेक आया, बैंक अगर चेक को परचेज कर रही है तो वो तो उसको जिसका चेक होता है उसे तो वो इमीडिएट, यानी जो चेक लेकर के आता है जिसके चेक में एंडोर्समेंट होता है उसे तो वो इमीडिएट दे देता है, लेकिन उसके बाद में जहाँ पर उसका खाता होता है, जिस बैंक का चेक होता है, वहाँ से वो मतलब अपने क्लियर कराता रहता है। ठीक है, यानी सिंपल सा मतलब हुआ कि नोस्ट्रो अकाउंट में जब पैसा बाद में आता है और बैंक पहले पेमेंट कर देती है तो उस केस में बिल बाइंग रेट अप्लाई होती है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे ये आपके 3 उदाहरण हैं इसमें कि परचेज और डिस्काउंट ऑफ एक्सपोर्ट बिल, रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट बिल, चेक और डीडी परचेज बाय अ बैंक। तो फॉरवर्ड में अब इसमें क्या है, अब अगर फॉरवर्ड रेट की अगर बात करें तो अगर एक प्रीमियम पर है तो प्रीमियम प्लस हो जाएगा, डिस्काउंट पे है तो डिस्काउंट प्लस हो जाएगा, लेकिन मार्जिन दोनों केसेस में क्या होगा, माइनस होगा। ठीक,
कहने का मतलब ये है कि जैसे हमने चेक परचेज किया तो इसका मतलब यहाँ पर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो सकता है, उस समय करेंसी प्रीमियम पर हो सकता है डिस्काउंट पे हो। अगर प्रीमियम पर है तो ऐड हो जाएगी, और डिस्काउंट पर अगर करेंसी है तो माइनस हो जाएगी, और जो मार्जिन है वो दोनों केसों में माइनस रहेगा, तो इसमें दिया गया है। इसके बाद में आती है आपकी टीटी सेलिंग रेट। टीटी सेलिंग रेट का क्या मतलब होता है, आइए देख लेते हैं। When foreign currency is sold but no document are handled, then TT selling rate applied। कि जहाँ पर फॉरेन करेंसी को बेचा जाता है लेकिन डॉक्यूमेंट को डील नहीं किया जाता है, वैसे भी टीटी का मतलब हुआ तुरंत, ऐसे समझो तुरंत, टीटी सेलिंग रेट तुरंत। वैसे तो टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र होता है, टेलीग्राम ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। अब टीटी सेलिंग रेट कहाँ पर लगेगी, जहाँ पर फॉरेन करेंसी को बेचा जाता है और कोई भी डॉक्यूमेंट हैंडल नहीं होता है, वहाँ पर टीटी सेलिंग रेट लगती है। जैसे इशू ऑफ फॉरेन डीडी, हमने फॉरेन डीडी, हमने का मतलब यहाँ पर बैंक है। जब एसबीआई बैंक के पास कोई कस्टमर गया, उसने कहा कि हमको एक डीडी इशू कर दो, तो उसने एक डीडी इशू किया। डीडी इशू का मतलब ये हुआ कि उसने फॉरेन करेंसी में जो डीडी बना के दिया, तो वो आपका हो गया टीटी सेलिंग रेट हो गया। आउटवर्ड रेमिटेंस, अगर हमने कोई रेमिटेंस किया, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट, या हमने बिल का क्रिस्टलाइजेशन किया। बिल सेलिंग रेट, बिल सेलिंग रेट का मतलब है कि जब हम फॉरेन करेंसी को बेचते हैं, फॉरेन करेंसी को सोल्ड करते हैं, लेकिन इसमें डॉक्यूमेंट डील होता है, तो वहाँ पर बिल सेलिंग रेट अप्लाई होती है। जैसे रिटायरमेंट ऑफ इम्पोर्ट बिल या पेमेंट ऑफ इम्पोर्ट बिल, चाहे तो ये इसमें क्या होता है, देरी से होता है। इसमें भी चूँकि बिल आ गया, डॉक्यूमेंट आ गया, तो उसमें देरी में हो गया, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो इसमें भी इसका थोड़ा सा फिर चेंज हो जाता है। क्योंकि सेलिंग में हमने आप लोगों को बताया था कि सेलिंग में क्या होता है, मार्जिन ऐड होता है और बाइंग के केस पे मार्जिन माइनस होता है। तो इसमें एक तो स्पॉट रेट आ जाएगी, प्लस टीटी का जो भी मार्जिन होगा वो आ जाएगा, प्लस चूँकि इसमें बिल भी डील हो रहा है, इसलिए इसमें बिल का भी मार्जिन आ जाएगा। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो आप हमारे स्मार्ट बैंकिंग क्लाउड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कोई जानकारी लेनी है या इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप लोगों को लेनी है, तो आप इस मेल पर द स्मार्ट बैंकिंग क्लाउड पर एक सिंपल सा मेल ड्रॉप कर सकते हैं। हम आपके मेल के रिप्लाई में इसकी पीडीएफ अटैच कर देंगे। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ एक्सचेंज रेट की बात करें तो सेलिंग रेट आप लोगों ने देख ही ली। अब इसमें हम कैसे पहचानेंगे, तो पहचानने का ये हुआ कि जब फॉरवर्ड परचेज कैंसिलेशन होता है, सेलिंग रेट देखिए, यहाँ पर सेलिंग रेट्स का मतलब यह है कि हम ये जानेंगे कि हम देख करके कैसे पता चलेंगे कि इसमें कौन सी रेट लग रही है, ठीक है। तो अगर कोई फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन होता है, फॉरवर्ड का मतलब फ्यूचर का ट्रांजैक्शन होता है, तो इसमें अपोजिट टीटी लगती है। कैसा लगता है, अपोजिट टीटी लगती है। अगर परचेज कैंसिलेशन है तो टीटी सेलिंग रेट लगेगी, अगर सेलिंग कैंसिलेशन है तो टीटी बाइंग रेट लगेगी। यानी कैंसिलेशन के केस में अपोजिट टीटी लगती है। अगर फ्यूचर का फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन हो, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, उसको अगर कैंसिलेशन होता है तो उसमें अपोजिट टीटी लगती है। अगर बाइंग का केस है तो सेलिंग टीटी रेट लगेगा, अगर सेलिंग का केस है तो बाइंग टीटी रेट लगेगा। तो यही इसमें बताया गया है। आगे हम बात करते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक है
क्रॉस रेट। क्रॉस रेट का मतलब होता है कि जब एक कंट्री का कोई अमाउंट दिया, एक कंट्री की करेंसी दी होती है और दूसरे कंट्री की करेंसी के एक्सचेंज रेट नहीं दी होती है तो वो क्रॉस रेट कहलाता है। क्रॉस रेट का मतलब ये हो गया सिंपल सा कि जैसे हम एक उदाहरण के तौर पे समझेंगे कि जैसे INR है, ठीक है। अब यहाँ पर दिया गया कि $1 में मान लीजिए 83 INR है, ठीक है, और 83 INR में मान लीजिए और किसी कंट्री की जो भी कंडीशन है, जो भी उसका एक्सचेंज रेट है, यानी जहाँ पर एक से ज़्यादा करेंसी दी होती हैं और किसी अन्य करेंसी का मूल्य, अन्य करेंसी का एक्सचेंज रेट आपको ज्ञात करना होता है तो वो क्रॉस रेट कहलाता है। आई थिंक दोस्तों अभी भी आप लोगों के समझ में नहीं आया होगा। देखिए सबसे पहले हम ऐसे देख लेते हैं। मान लीजिए कि USD डॉलर था, ठीक है, $1 USD बराबर 1 कनाडियन डॉलर 1.33, ठीक है, यानी कि USD डॉलर और कनाडियन USD डॉलर के बीच का ये हो गया 1.33, ठीक है। अब इन्होंने कह दिया कि ₹1 एक कनाडा का जो है, और देखिए क्रॉस करेंसी रेट हम कैसे देखते हैं। जैसे मान लिया हमने यहाँ पर USD डॉलर था, एक USD डॉलर बराबर एक कनाडा का और ऑस्ट्रेलियन डॉलर की कंपैरिजन कर रहे हैं, मान लीजिए इतना इतना है, ये हमारा USD डॉलर है एक, और ये हमारा अमेरिकन डॉलर है, ठीक है। ये हमारा कौन सा है, अमेरिकन नहीं सॉरी कनाडियन डॉलर है। ये USD डॉलर है और ये हमारा कनाडियन डॉलर है। अब एक अमेरिकन डॉलर का एक कनाडियन डॉलर जो है उसकी वैल्यू ए है, 1.33 है। अब जो कनाडियन डॉलर है उसकी यूरो की अगर वैल्यू से अगर उसकी कंपैरिजन करा जाए तो एक कनाडियन डॉलर बराबर होगा 6.6 यूरो, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इसका रेट दिया गया है, कनाडियन डॉलर का दिया गया है, अमेरिकन डॉलर का दिया गया है और यूरो का रेट दिया गया है। अब इसमें पूछ रहा है, मान लो कि हमें निकालना हो $1 का रेट, $1 जो अमेरिकन डॉलर है, USD डॉलर है, एक USD डॉलर में कितने यूरो मिलेगा। तो अब डायरेक्ट तो है नहीं, इसको पहले हम कनाडा, अभी देखो USD डॉलर दिया गया है और कनाडियन डॉलर दिया गया है, कनाडियन डॉलर दिया गया है और यूरो दिया गया है। अब यूरो का USD डॉलर से कोई क्रॉस संबंध नहीं है, ठीक है, मतलब डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में क्रॉस रेट एप्लीकेबल होता है, ठीक है। आइए हम इसकी थोड़ी थ्योरी को देख लेते हैं तो हमारा अच्छा क्लियर हो जाएगा। When we are deal in the market where rate of particular currency pair, जैसे Canadian dollar oblique INR is not currently available, then the price of such currency pair to obtain indirectly with the help of cross rate mechanism, ठीक है। कहने का मतलब जब कोई डायरेक्ट रेट नहीं दिया होता है तब अन्य रेट की मदद से उस करेंसी के मूल्य को, उस करेंसी के एक्सचेंज रेट को निकाला जाता है, तो उसे ही क्रॉस रेट कहते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पे समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे हाउ मच USD डॉलर कि कितने USD डॉलर होंगे, वाई फ्रॉम द 50,000 यूरो, अगर 50,000 यूरो खरीदने हों तो इसके लिए कितने USD डॉलर देने पड़ेंगे, ठीक है। इफ एक्सचेंज रेट बिटवीन USD डॉलर
एंड कनाडियन डॉलर ए है, ठीक है। यूएसडी डॉलर और कनाडियन डॉलर का जो एक्सचेंज रेट है वो 1.133 है, यानी एक डॉलर में इतने कनाडियन डॉलर होंगे और एक कनाडियन डॉलर में इतने यूरो होंगे। तो अब कह रहा है कि अगर 50,000 यूरो हैं तो 50,000 यूरो में कितने यूएसडी डॉलर आप खरीद सकते हैं। तो इसको निकालने के लिए क्या होता है, क्रॉस रेट जब इसका इससे इसका इसके, जैसे यहाँ पर इसी एग्जाम्पल में कभी कभी क्रॉस रेट पूछ लिया जाता है सवाल में, तो इसको हल करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पर है आपका दिया गया है यहाँ पर यूएसडी डॉलर का दिया गया है और कनाडियन डॉलर का दिया गया है, कनाडियन डॉलर का दिया गया है और यूरो का दिया गया है। अब इससे इसका निकालना है तो इसका सिंपल सा होता है, इन सब का आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दो, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर यूरो और आईएनआर हो, ठीक है, तो अगर आईएनआर का यूरो से निकालेंगे तो इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, मल्टीप्लिकेशन ऐसे कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने किया एक डॉलर बराबर कितना है 1.33 कनाडियन डॉलर और एक कनाडियन डॉलर बराबर है 0.68 यूरो। तो हम क्या करेंगे, हमें 50,000 रुपये यूरो का खरीदना है, मतलब 50,000 यूरो में कितने यूएसडी डॉलर मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे, 50,000 मल्टीप्लिकेशन 1.33 मल्टीप्लिकेशन 0.68, इनको हमने मल्टीप्लिकेशन कर लिया तो हमारा आ जाएगा 45,220 यूएसडी डॉलर। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक कमेंट शेयर।